वर्ष एक है और जहां वे अपना श्रेय नहीं लेना चाहते, क्रेडिट नहीं लेना चाहते। ये रंजन गोगोई के शब्द हैं जो बार एंड बेंच ने छापे हैं। यहां हमारा सवाल है कि क्या जज श्रेय लेने के लिए अन्य फैसलों में लेखक के तौर पर अपना नाम दर्ज कराते हैं? मई 2020 के सेमिनार में रंजन गोगोई जितनी सफाई देते हैं उतने ही सवाल पैदा कर देते हैं। वे कहते हैं कि क्या यह आत्मत्याग नहीं है, सेल्फ सेक्रीफाइस? अगर बात आत्मत्याग की है तो फिर रिटायर होते ही राज्यसभा की सदस्यता क्यों ली गई? राज्यपाल का पद क्यों लिया गया? ट्रिब्यूनल का पद क्यों स्वीकार किया गया? हमारा सवाल है कि क्या रिटायर होने वाले इन जजों को बाद में पद लेना चाहिए था, और वो भी इतनी जल्दी? बीजेपी के ही दो बड़े नेता इसे गलत बताते रहे। नितिन गडकरी तो आज भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। दिवंगत अरुण जेटली भी वित्त मंत्री, कानून मंत्री, रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। उनका एक भाषण चारों तरफ घूम रहा है। उनके बयान को कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और फिर अपनी बात रखी। The desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. इस हिस्से को सिंघवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया। जेटली उस समय नेता प्रतिपक्ष थे और राज्यसभा में कह रहे थे। उसका सार यही है कि खास तौर पर 1991 के बाद से लीगल प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद हो गई है, इसलिए हमारे बेहतरीन लोग जज नहीं बनना चाहते हैं। हम रिटायरमेंट के बाद जजों के लिए अवसर बनाने के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम नहीं करते तो जज खुद ही ऐसा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया, जिसके तहत सीआईसी के हर सदस्य का रिटायर्ड जज होना अनिवार्य किया गया था। मगर कॉलेज की फीस एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक आदेश के तहत कह दिया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस रिटायर्ड जज तय करेंगे, और इस तरह हर राज्य में 2 और नौकरियों का सृजन किया। मुझे लगता है कि लटियंस के एक बंगले में रहने की यह लालसा काफी गंभीर है। अरुण जेटली का ही बयान है कि रिटायरमेंट के बाद बंगला और पद पाने की लालसा का असर रिटायर होने के फैसले पर पड़ता है। यह न्यायपालिका के लिए खतरा है। जेटली 2013 में यह बात कह रहे हैं, जिसके 1 साल बाद मोदी सरकार आती है। क्या मोदी सरकार ने इस खतरे को दूर करने के लिए कुछ भी किया? क्या जजों ने नई मर्यादा कायम करने की कोशिश की? क्या जेटली की बातों को दोहराते हुए हम कह सकते हैं कि मोदी राज में जो जज रिटायरमेंट के बाद पद ग्रहण कर रहे हैं, उनकी इस लालसा या लालच का रिटायरमेंट के पहले के फैसलों पर असर पड़ा होगा? अगर यह बात सही है तो मेरा सवाल भी सही है कि क्या राम की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? अरुण जेटली के बयान के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता को लेकर रंजन गोगोई, राज्यपाल के पद को स्वीकार कर अब्दुल नजीर और ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर अशोक भूषण ने क्या संदेह पैदा करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की साइट पर राज्यसभा में रंजन गोगोई की उपस्थिति का रिकॉर्ड देख रहा था। 19 मार्च 2020 से उनकी सदस्यता शुरू होती है। 6 फरवरी 2023 तक उनकी उपस्थिति केवल 29% है। इसके मुकाबले सभी सदस्यों का राष्ट्रीय औसत 79% है, जो कि काफी अधिक मालूम पड़ती है। रंजन गोगोई ने आज तक कोई सवाल नहीं पूछा है। सवाल वाले कॉलम के आगे 0 लिखा है। डिबेट वाले कॉलम के आगे नॉट अवेलेबल लिखा है। कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर नहीं आए। यह सब जानकारी पीआरएस की साइट पर है, आप देख सकते हैं। रंजन गोगोई ने अपनी जीवनी लिखी है, जिसमें रिटायरमेंट के 4 महीने बाद राज्यसभा की सदस्यता लेने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जब पेशकश की गई तब कोई हिचक नहीं हुई। वे पूर्वोत्तर और न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों को उठाना चाहते थे, मगर उन्होंने तो कोई सवाल ही नहीं पूछे। पत्रकार श्रीवासन जैन ने उनसे अदानी पूर्व एनडीटीवी के लिए एक सवाल पूछा कि आपकी उपस्थिति इतनी कम है, तो उन्होंने कहा कोरोना की महामारी के कारण ऐसा हो गया। कोविड के कारण वे सदन नहीं आ रहे थे।
रंजन गोगोई ने कहा कि वे नामित सदस्य हैं, किसी पार्टी के सदस्य नहीं। केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस सतशिवम को लेकर भी सवाल उठे थे जब उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया। जस्टिस सतशिवम ने अमित शाह के खिलाफ एक एफआईआर रद्द कर दी थी। अप्रैल 2013 में तुलसीराम प्रजापति के केस में उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसे जस्टिस सतशिवम ने रद्द कर दिया। 3 सितंबर 2014 को द हिंदू के जे वेंकटेशन से उन्होंने कहा कि उस समय यानी 2013 में किसी को पता नहीं था कि अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे और हमने अमित शाह को क्लीन चिट नहीं दिया था। उन्हें इस बात का दुख था कि पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट से 4 ऐसे जज रिटायर हुए हैं जो बाद में राज्यपाल बनाए गए। द वायर की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि नेहरू सरकार ने जस्टिस एस फजल अली, देवेगौड़ा सरकार ने जस्टिस फातिमा बीवी और मोदी सरकार ने पूर्व न्यायाधीश पी सतशिवम को राज्यपाल बनाया। अब अब्दुल एस नजीर का नाम भी जुड़ने जा रहा है। 2013 में अरुण जेटली ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जब कोई जज पद स्वीकार करता है तो उसके पहले के फैसलों को लेकर संदेह होता है। 9 सितंबर 2013 को पीयूष गोयल ने जेटली के राज्यसभा बयान का एक हिस्सा कोट करते हुए ट्वीट भी किया था, जिसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट के बाद पद मिलने की लालसा रिटायरमेंट के पहले के फैसले पर असर डालती है। तो अयोध्या मामले के 3 जजों का पद स्वीकार करना अरुण जेटली के हिसाब से पीयूष गोयल के हिसाब से कैसे देखा जाए? क्या पीयूष गोयल अब अरुण जेटली के बयान को फिर से ट्वीट करना चाहेंगे? कर भी सकते हैं। तो ये मैंने जैसा कहा कि आपकी कथनी आपकी